एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू द प्लेटोनिक आईएएस। हम बात कर रहे थे अर्थक्वेक के बारे में। इससे पहले हम आपके लिए एक अर्थक्वेक पे वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने कवर किया ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जहां हमने थियरीज ऑफ अर्थक्वेक की बात भी करी। उसी के साथ साथ हमने कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक को डिस्कस किया और हमने उसके पी वेव्स, एस वेव्स या जो भी वेव्स, सिस्मिक वेव्स एमर्ज होती हैं फ्रॉम द अर्थक्वेक, उन्हें भी डिटेल में डिस्कस किया। उसके बाद हमने मेजर कैसे किया जाता है अर्थक्वेक को, वो सब उस वीडियो में कवर किया था विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आपने वो नहीं देखी है एंड इफ यू फील द नीड टू कवर इट, then go and check it out. In today's class, we will discuss about the disaster management. If we are discussing about disaster management of earthquake, तो आप मुझे बताइए, क्या उससे पहले ये जान लेना जरूरी नहीं है कि अर्थक्वेक कितना डिजास्टर कॉज करता है, मतलब वो कितना हैजार्ड कॉज करेगा? मींस we will study about the consequences of earthquake in this video. अदर देन दिस, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट पे डायरेक्टली जंप करने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ग्लोबल लेवल पर भी और इंडिया के लेवल पर भी। क्योंकि जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होगा तभी हम उसको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इन द एंड, इन दिस वीडियो वी विल कवर द एनडीएमए गाइडलाइंस रिगार्डिंग द अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट। जो 3 टॉपिक मैंने आपको बताए, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्थक्वेक, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, ये 3 तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे ही करेंगे। पर अगर आप पूरी वीडियो थॉरोली देखते हैं एंड तक, तो यू विल कम अक्रॉस वेरियस केस स्टडीज जो रिसेंट की भी है और पास्ट की भी बहुत फेमस केस स्टडीज रही हैं अर्थक्वेक को लेके। उनको भी आप डिटेल में समझेंगे और विच यू कैन कोट इन योर एग्जाम। 2 एग्जाम्पल्स बताती हूँ। हम समझेंगे कि टर्की का अर्थक्वेक किस वजह से आया, रीसेंट एग्जाम्पल। सेकंड, हम हिमालयाज में इतने फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक क्यों होते हैं, उसका रीजन भी समझेंगे। एंड थर्ड, हम दिल्ली का स्पेशल केस भी इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्थक्वेक की, यानी कि अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स है, क्या क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो इन कॉन्सिक्वेंसेज को ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने के लिए मैं इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ: प्राइमरी, सेकेंडरी डैमेज एंड दी टर्शरी डैमेज। प्राइमरी डैमेज मीन्स जो अर्थक्वेक के होते ही जो डैमेज आपको बिल्कुल इंस्टेंट सीन होता है। सेकेंडरी डैमेज मतलब अर्थक्वेक से ट्रिगर होके कोई और डैमेज हुआ है। एंड टर्शरी डैमेज इज ये जो आपके लेटर डैमेजेस हैं, जो आपको थोड़े टाइम बाद देखने को मिलते हैं। ओके, सो प्राइमरी डैमेजेस होंगे जिसमें से ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, आपके डैमेज हो गया टाउन एंड सिटी का। सेकेंडरी डैमेजेस का एग्जांपल है कि अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड कॉज होना, सुनामीज आना, फ्लड, फायर या फिर ग्राउंड डिफॉर्म हो जाना। इनको हम डिटेल में अभी देखेंगे। टर्शरी डैमेज का एग्जांपल है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, लॉस ऑफ लिवलीहुड, डिसरप्शन ऑफ सोशल कैपिटल ड्यू टू दी ट्रांसलोकेशन। आपकी सोशल कैपिटल या फिर जो आपकी ब्रदरहुड वाली वो होती है, वो भी आपकी डिसरप्ट हो जाती है क्योंकि आप रीलोकेट करना पड़ता है इन सम ऑफ द सिचुएशंस ऑफ अर्थक्वेक। ओके, तो जब अगर आपसे कभी भी आपके मेंस में पूछा जाए तो आप एक फ्लो चार्ट इस तरीके से दे के आ सकते हैं रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज। नाउ लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। ओके, अब मैं पहले ही आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी केस स्टडीज़ इसके अंदर मेंशन करी है, बट आपको हर एक केस स्टडी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 को आप थोड़ा दिमाग में रख लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट नहीं है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और आप ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बेसिक केस स्टडी को 1-2 को अगर आप याद रख सकते हैं तो वो आपका ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके आंसर में। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको हर एक केस स्टडी बाय हार्ट करनी है। तो इस सब चीज़ से ऐसा मत हो जाना कि ओवरबर्डन हो गया है दिमाग पे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट एंड बिल्डिंग्स पे इम्पैक्ट पढ़ लेते हैं। जब आपका ग्राउंड का सरफेस अनकॉन्सोलिडेटेड जियो मटेरियल से बना हो, यानी कि मान लीजिए कोई भी एरिया है, यहाँ पे आपके जो मटेरियल था, ये ग्राउंड था, यहाँ पे अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल प्रेजेंट था। और जैसे कि एग्जांपल हो सकता है कि आर्टिफिशियली फिलअप करी गई हो लैंड, गार्बेज की डंपिंग करी हो। तो ऐसे केस में जब अर्थक्वेक की वेव्स उस एरिया को हिट करती हैं तो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करती हैं। इसका एग्जांपल है 2006 में जावा में अर्थक्वेक आया था और ऐसे ही एरियाज़ पे बिल्डिंग थी जिसकी वजह से सारी की सारी बिल्डिंग्स एकदम से तहस नहस हो गई थी और मिलियंस ऑफ पीपल होमलेस हो गए थे। सो ह्यूमन सेटलमेंट्स और बिल्डिंग पे इफेक्ट होता है। सिटीज़ कंप्लीट डैमेज हो जाती है, टाउन डैमेज हो जाता है। इसकी केस स्टडी कोलकाता में भी, मैक्सिको में भी और रिसेंट में आपको बताऊंगी टर्की में भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। आपकी कंप्लीटली सिटी डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से आपकी वाटर पाइपलाइंस, टेलीकॉम, पावर, ट्रांसपोर्ट, मतलब आपकी जितनी भी बेसिक यूटिलिटी की चीज़ें होती हैं वो भी आपकी इम्पैक्ट होती है।
Okay, so this is the primary impact of your earthquake. Now moving to the secondary impact of the earthquake, sometime earthquake may cause the landslide. अब हर बार तो earthquake की वजह से landslide नहीं होगी, कौन से एरियाज में earthquake की वजह से landslide होगी? आई थिंक आप हर कोई गेस कर सकता है, हिली एरियाज के अंदर एंड माउंटेन एरियाज के अंदर, और वो भी वहाँ पे जहाँ पे स्लोप अनस्टेबल हो। माउंटेन्स का स्लोप होता है ना, इफ़ योर स्लोप इज़ अनस्टेबल, तो हिली एरियाज़ और माउंटेनियस एरियाज़ में अगर अर्थक्वेक आए हैं तो इट मे कॉज दी लैंडस्लाइड। ऐसा हुआ था इंडिया के अंदर भी, और मैं आपको वर्ल्ड के अंदर भी एक एग्जांपल बता सकती हूँ। चमोली अर्थक्वेक उत्तराखंड का, उसकी वजह से मालपा लैंडस्लाइड कॉज हुई थी और 200 पिलग्रिम्स डाई कर गए थे मानसरोवर यात्रा के रूट पे। सिमिलरली पेरूवियन अर्थक्वेक में की वजह से जो हाई माउंटेन्स जहाँ पे है, वहाँ पे इंडीज़ हाई माउंटेन्स है वो उसके ऊपर जो सीटेड आइस थी वो कोलैप्स कर गई और कम से कम 25,000 लोगों की डेथ हो गई। मैं ये नहीं बोल रही दोनों ही केस स्टडीज़ याद नहीं करनी, एक कर लो अगर मन करता है तो, इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, अदरवाइज लर्न इट कि लैंडस्लाइड की वजह से कॉज होता है अगर आपका स्लोप अनस्टेबल हो। सेकेंड इज सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सुनामीज के बारे में। पहला लैंडस्लाइड कॉज हो सकते हैं, दूसरा सुनामीज। यू नो सुनामीज क्या होती है कि वेव, हायर वेव ऑफ दी वेव्स जब आपकी ओशन के अंदर क्रिएट होती है, सी के अंदर क्रिएट होती है, तो इसका मतलब आपका जब अर्थक्वेक कहाँ आए, अंडर सी आए, तो वो क्या कर सकता है, आपका सुनामी कॉज कर सकता है। बट हर एक अर्थक्वेक नहीं कॉज करता। अगर अर्थक्वेक का एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन 7.5 ऑन रिक्टर स्केल हो तो वो मोस्टली सुनामीज को कॉज करता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके कोस्ट से कितनी दूर है। इसका बहुत ज़्यादा फेमस केस है 2004 की सुनामी, जो ऑफ कोस्ट ऑफ सुमात्रा आई थी, जिसका मैग्नीट्यूड, जहाँ पे अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 9.3 था, और इस 9.3 के अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड से बहुत ऐसी डेवास्टेटिंग सुनामी जनरेट हुई कि जिसने 13 कंट्रीज़ को अफेक्ट किया इंडियन ओशन में। सुमात्रा के कोस्ट पे ओरिजिन हुई थी, बट अफ्रीका तक भी इम्पैक्ट गया था इसका, और इसके अंदर 2,50,000 से भी ज़्यादा ह्यूमन कैजुअलिटीज़ हुई थी इंडियन ओशन के अंदर। नेक्स्ट सेकेंडरी इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज़ दी फ्लैश फ्लड्स। ओके, फ्लड्स अब कैसे आ जाएंगी? मान लो इसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट लगेंगे, अर्थक्वेक वाला भी और आपका लैंडस्लाइड वाला भी। अर्थक्वेक की वजह से आपका कोई भी ब्लॉकेज आ जाता है रिवर या डैम के अंदर। आपकी एक रिवर नॉर्मली फ्लो कर रही थी, अर्थक्वेक हुआ, लैंडस्लाइड कर गई और यहाँ पे कोई ना कोई ब्लॉकेज आ गया। इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड कैसे हो सकता है, उस केस के अंदर आपका फ्लैश फ्लड्स वाली कंडीशन कॉज हो सकती है, क्योंकि वहाँ से पानी क्या हो सकता है कि नियर बाय एरियाज़ के अंदर रश कर जाए। ऐसा हुआ था 1950 के अंदर असम के अर्थक्वेक के अंदर, जहाँ पे दिहांग रिवर के अंदर बैरियर क्रिएट हो गया था और बहुत सीवियर फ्लैश फ्लड आई थी। मैं ये एग्जांपल्स आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये लगे कि ये ना लगे कि ये हुए ही नहीं है इंसिडेंट्स, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल है कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास, केस स्टडीज़ भी हैं। जो डैम है सुबनसिरी रिवर के ऊपर, उसके अंदर वो भी टूट गया था अर्थक्वेक की वजह से, और उसने भी फ्लैश फ्लड्स को ट्रिगर किया था। ओके, तो अब तक हम 3 सेकेंडरी इम्पैक्ट्स पढ़ चुके हैं अर्थक्वेक के। फर्स्ट इज़ योर लैंडस्लाइड, सेकेंड इज़ योर सुनामीज, एंड थर्ड इज़ योर फ्लैश फ्लड, ये हो सकता है। उसके बाद सीवियर फायर्स, क्या अर्थक्वेक की वजह से फायर भी लग सकती है? हो सकता है, पॉसिबल है, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अर्थक्वेक जैसे बिल्डिंग्स को तो शेक करता ही है, एज वी नो दैट, तो कई बार सीवियर फायर हाउस, माइंस में और फैक्ट्रीज में कॉज हो जाती है। रीजन फंक्शनैलिटी, यानी वहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन हो रहा था जिसके अंदर फायर की एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में थी और उसने इम्पैक्ट किया, उसकी वजह से क्या हुआ, फायर ट्रिगर हुआ। एक केस स्टडी है 1923 टोक्यो की, और उसमें क्या हुआ था कि सीवियर फायर ब्रेकआउट हुआ बिकॉज अर्थक्वेक मिड टाइम पे हिट किया था, मिड डे टाइम पे हिट किया था, जब हाउस वाइफ्स लंच कुक कर रही थी। तो ऑब्वियसली गैस सप्लाई है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूड है, तो उस केस के अंदर जब अर्थक्वेक हिट किया तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फायर कॉज हो गई और 63,000 पीपल्स डाइड। सिमिलरली सैन फ्रांसिस्को का केस है। ये सारे केसेस याद नहीं कर रहे हैं, अगेन आई एम सेइंग रिमेंबर 1 or 2 टू कोट समवेयर, अदरवाइज डोंट, जस्ट आई एम गिविंग देम टू यू ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हो सके। ग्राउंड डिफॉर्मेशन भी हो जाता है अर्थक्वेक। ये तो एक बहुत जर्नल सी बात है कि अगर अर्थक्वेक आया है, प्लेट की मूवमेंट हुई है, तो ग्राउंड में कहीं ना कुछ डिफॉर्म तो होगा ही होगा। ओके, कोई फॉल्ट, फ्रैक्चर कुछ तो बनेगा। ओके, सो ग्राउंड डिफॉर्मेशन का मतलब है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर चेंज होना। जियो मीन्स अर्थ, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चर, तो अर्थ के स्ट्रक्चर के अंदर उसके आउटर स्ट्रक्चर में चेंज होना, उसको बोलेंगे हम ग्राउंड डिफॉर्मेशन। इसका एक एग्जांपल है आपके पास कि जो मिसिसिपी रिवर है आपकी कनाडा और यूएसए की बाउंड्री से जो है, वहाँ पे उसके माउथ पे बहुत सारे फॉल्ट्स क्रिएट हो गए थे क्योंकि अर्थक्वेक आया था 1980, 11, 12 और 13 के अंदर, और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी लेक्स और मार्शेस भी फॉर्म हो गए उस एरिया के अंदर। सो सी हाउ अर्थक्वेक इज रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर्स, लेक्स एंड द मार्शेस इन एरियाज, बिकॉज फॉल्ट्स क्रिएट हुए हैं रिवर के पास। तो अगर फॉल्ट रिवर के पास क्रिएट होंगे तो दे विल बी फिल्ड अप बाय द वाटर एंड दे विल फॉर्म द लेक एंड द मार्शेस। ओके, सिमिलरली अर्थक्वेक की वजह से जो डेल्टा का एरिया था इंडस रिवर का, वो सबसाइड कर गया सी के
बीनीथ। तो इस तरीके से भी क्या हो गई, आपकी जियोमॉर्फोलॉजी क्या हो जाती है, कई बार चेंज हो जाती है ड्यू टू दी अर्थक्वेक। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक एंड टर्शरी इम्पैक्ट हमने देख ही लिया कि जब भी कोई ऐसा अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से जो ह्यूमन के साइकोलॉजी पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है। ओके, और उसका लिवलीहुड तो लॉस होता ही होता है, उसका सोशल कैपिटल का भी लॉस होता है। After studying about the consequences of earthquake, now we will study about the distribution of earthquake कि earthquake distributed कहाँ किस तरीके से। पहले हम ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं। सबसे पहले सर्कम पैसिफिक बेल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे आपका earthquake डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दिस इज़ योर पैसिफिक ओशन एंड दिस इज़ योर पैसिफिक प्लेट दे हैव शोन यू। ओके, सो यहाँ से जो कम्प्लीटली पैसिफिक की जो बाउंड्री है इसी को बोलते हैं सर्कम पैसिफिक। सर्कम पैसिफिक बेल्ट पे आपको बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि ये आपकी जो पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है ये एक ओशनिक प्लेट हो गई और इसके साइड में क्या लाया करते हैं, आपके कॉन्टिनेंट लाया करते हैं। ओशन की जो भी प्लेट होती है वो कॉन्टिनेंट की प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटी। तो पैसिफिक प्लेट अगर मैं बात करूँ, इस साइड पैसिफिक प्लेट सबडक्ट करेगी नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट के और सदर्न अमेरिकन प्लेट के बिलो, ठीक है, उनके बीनीथ ही सबडक्ट करेगी। अगर यहाँ पे वो सबडक्ट कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अर्थक्वेक की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली आपकी पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटी एंड ड्यू टू विच अगेन इस मार्जिन पे आपके क्या होते हैं, ऑन दिस मार्जिन आपके अर्थक्वेक फॉर्म होंगे और यहाँ पे भी आपके अर्थक्वेक फॉर्म होंगे। तो ये कंप्लीटली जो बेल्ट होती है वो अर्थक्वेक बेल्ट होती है जिसको हम बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट। एक बार और इसे समझ लेते हैं अच्छे से। समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए, ये आपका लैंड का पोर्शन है एंड दिस इज़ योर ओशन की प्लेट है। ओशन की प्लेट की डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से वो आपके कॉन्टिनेंट के प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है। जब यहाँ से सबडक्शन होगा तो इस टाइम पे दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ जब मूव कर रही थी और ओशन की प्लेट कॉन्टिनेंट की प्लेट के नीचे सबडक्ट कर गई, उसकी वजह से आपका डिस्टर्बेंस तो होगा ही ना आपके सरफेस के ऊपर। तो अगर सरफेस के ऊपर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके अर्थक्वेक प्रोड्यूस होते हैं। और यहीं पे जो ये अर्थक्वेक ये आपकी जो ओशन की प्लेट सबडक्ट करी थी ये मेल्ट कर जाती है और मेल्ट करके ये यहाँ पे वोल्केनो के लिए मैग्मा क्रिएट करी और वोल्केनोज भी इरप्ट हो जाते हैं ऑन दी मार्जिन्स। तो अर्थक्वेक जहाँ होते हैं कई बार आपको इसी वजह से वहाँ पे वोल्केनो देखने को मिलते हैं। तो जो आपकी सर्कम पैसिफिक वाली जो बेल्ट है इसी वजह से ये ना ही सिर्फ अर्थक्वेक के लिए अर्थक्वेक की बेल्ट है बल्कि यहाँ पे वोल्केनोज भी क्रिएट होते हैं। Okay, so 63% of the world earthquake are in the सर्कम-पैसिफिक बेल्ट। ये कन्वर्जेंट प्लेट है क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। कन्वर्जेंट प्लेट होने की वजह से इनका जो फोकस होता है वो बहुत डीप फोकस होता है और जब भी आपका फोकस डीप होगा तो आपके अर्थक्वेक मोर मैग्नीट्यूड के आएंगे। मैंने क्या बताया था, फोकस वो पॉइंट होगा जहाँ से आपका अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। मान लीजिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक और थोड़ा सा डीप पॉइंट मैं बना लूँ। अगर आपका शैलो फोकस है दिस वन, देन आपकी पी वेव्स, एस वेव्स इतनी होंगी तो आपका एरिया जो इम्पैक्ट हुआ वो यही इम्पैक्ट हुआ। बट अगर आपका फोकस थोड़ा और डीप हो जाता है तो आपका एरिया ऑफ इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एंड इन दैट केस योर मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी डेप्थ होती है उतना ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड होता है। और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ के केस में यानी कि पैसिफिक ओशन के जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट के अंदर आपके जो मोस्टली अर्थक्वेक होते हैं उनका फोकस डीप होता है, इसीलिए उनका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं। ओके, सो ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद सेकंड जो रीजन है जहाँ पे आपको इस तरीके के अर्थक्वेक की एक बेल्ट देखने को मिलती है वो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कैसे समझेंगे, अब देखो ये एक कॉन्टिनेंट है और ये भी एक कॉन्टिनेंट की ही प्लेट है, बोथ आर द कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये जो इंडिया वाला पोर्शन वाली जो कॉन्टिनेंट की प्लेट है दिस इज नोन एज द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दिस इज नोन एज द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड ऊपर की तरफ आपकी यूरेशियन प्लेट है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट एंड क्योंकि इनमें डेंसिटी का डिफरेंस नहीं है तो कोई भी सबडक्ट नहीं करेगी। अगर सबडक्ट नहीं करेगी तो ये क्या करती है, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाती है एंड दे विल फॉर्म दी फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो हमें पता है कि ये सारी अफ्रीकन प्लेट भी यूरेशियन प्लेट की तरफ ही मूव करती है और ये भी सबडक्ट नहीं करेगी। सिमिलरली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी सबडक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे जो आपकी अरेबियन प्लेट है वो भी सबडक्ट नहीं करती है, वो भी आपकी यूरेशियन प्लेट को ही कोलाइड करती है और डेंसिटी डिफरेंस ना होने की वजह से यहाँ पे फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं। तो ये जो ये पूरी की पूरी चेन है जहाँ पे फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो रहे हैं, ये क्या हुआ, ये भी कॉन्टिनेंट है, ये भी कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के मिड में बनी ना ये रेंज, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिड
कॉन्टिनेंटल बेल्ट, कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मिड में बनी है ये बेल्ट, और जब दो प्लेट्स कोलाइड कर रही हैं तो वी नो दैट उसके कॉलिजन से क्या होगा, अर्थक्वेक प्रोड्यूस होगा। तो दूसरा जो आपका एरिया है डिस्ट्रीब्यूशन का वो है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। सो कॉलिजन ऑफ अफ्रीकन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक। एग्जाम्पल, अर्थक्वेक इन हिमालयाज। अदर देन दिस आपका जो एग्जाम्पल एक और भी है, जो हमारा रीसेंट एग्जाम्पल है टर्की का, वो भी अभी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जब आप मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट को डिस्कस कर रहे हैं ऑफ अर्थक्वेक, तब आप 3 केस स्टडीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। पहली, आप टर्की की केस स्टडी को मैं ये इररिलेवेंटली नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि टर्की की केस स्टडी आपकी रीसेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, हो सकता है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो। दूसरा आपका आप डिस्कस कर सकते हैं हिमालयाज की को, हिमालयाज में अर्थक्वेक क्यों आते हैं। एंड थर्ड, यू कैन डिस्कस अबाउट द स्पेशल केस ऑफ दिल्ली। सो दिल्ली वाला हम इसलिए करने हैं बिकॉज वो हमारी कैपिटल है, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी लाया करती है, एंड हिमालय बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड है अर्थक्वेक से इंडिया के केस के अंदर, तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीनों के तीनों आपकी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के अंदर ही लाया करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि ये कम्प्लीटली लाया करेगी, ये आपकी कम्प्लीटली स्टार्ट होती है यहाँ से, अफ्रीका से लेके आपके इंडोनेशिया के पॉइंट तक आपकी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट चली रही है। तो इंडिया की हिमालयाज भी यहाँ आ गए, दिल्ली वाला रीजन भी आ गया, और ये टर्की वाला रीजन भी आ गया। तो लेट्स स्टडी अबाउट द टर्की एग्जाम्पल। ठीक है, तो टर्की में अभी 2023 के अंदर अर्थक्वेक आया, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया, जिसका मैग्नीट्यूड 7.5 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये अर्थक्वेक आया किस वजह से है, ये अर्थक्वेक आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़ की वजह से आया है। अब इतना तो मुझे पता है कि अगर आपको ये पता है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का अर्थक्वेक ये है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट प्लेट्स के कॉलिजन की वजह से ये क्रिएट हुआ है। तो प्लेट्स देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी है। ये आपका टर्की है, इसका जो मेजर पोर्शन है वो एंटोलियन प्लेट पर लाया करता है। उससे ऊपर की तरफ आपकी यूरेशियन प्लेट है, साइड में आपके अरेबियन, और नीचे की तरफ अफ्रीकन प्लेट है। यानी कि टर्की 3 प्लेट्स के जंक्शन पे लाया करता है, एट द जंक्शंस ऑफ 3 प्लेट्स। ठीक है, व्हाट आर दोज प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट एंड दी अरेबियन प्लेट। और अफ्रीकन प्लेट भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अरेबियन प्लेट भी यहाँ के ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और आपकी यूरेशियन प्लेट डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। एंटोलियन प्लेट जो ये ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एंटोलियन प्लेट और अरेबियन प्लेट के अंदर ये एक दूसरे को कोलाइड नहीं करती, बल्कि एक दूसरे के साइड से मूव करती हैं एंड रब ईच अदर। सो सच टाइप ऑफ दी योर मूवमेंट इज़ नोन एज दी ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसवर्स मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। सो टर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया वो ट्रांसफॉर्म मोशन की वजह से आया, और इसने जो फॉल्ट क्रिएट किया वो किया स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ठीक है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है, जब 2 ब्लॉक्स एक दूसरे के साइड में एक दूसरे को साइड करके मूव करते हैं तो वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को क्रिएट करते हैं। सिमिलरली जैसे कि सेन एंड्रियाज फॉल्ट भी क्या है, एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। होपफुली टर्की के केस समझ आ गया होगी, एंटोलियन प्लेट कहाँ है, क्या है, यूरेशियन प्लेट क्या है, किस तरीके का आपका इसके अंदर आपका प्लेट की मूवमेंट हुई थी, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट या ट्रांसवर्स मूवमेंट इन्वॉल्व थी, और इसने जो फॉल्ट क्रिएट किया वो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट था। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमालयाज में अर्थक्वेक क्यों आता है। हिमालयाज भी किसका पार्ट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का ही पार्ट है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक का ही पार्ट है। यहाँ पे अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, ये आपकी इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर से आपकी यूरेशियन प्लेट है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, जब इंडियन प्लेट मूव करती है यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो उस केस के अंदर इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। इन दैट केस इंडियन प्लेट 3 फॉल्ट्स को क्रिएट कर देती है, 1, 2 और 3, और ये मेन फॉल्ट नीचे की तरफ जो मैंने ये बनाया है, एक सेकेंड, जो ये वाला है ये आपका मेन फॉल्ट हो गया, बाकी 1, 2 और 3 फॉल्ट से क्रिएट करती है। ये फॉल्ट क्या होते हैं, नॉर्थ डिपिंग फॉल्ट होते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ की तरफ डिप कर रहा है तो नॉर्थ डिपिंग हो गया। अगर ये ऐसे होता तो साउथ डिपिंग हो जाता। होपफुली ये क्लियर हो गया कि ये क्या है, आपके नॉर्थ डिपिंग फॉल्ट है। तो मतलब हिमालयाज में अगर फॉल्ट्स की क्रिएशन हुई है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चांसेस ऑफ अर्थक्वेक क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। फॉल्ट क्या होते हैं, वो फ्रैक्चर्स होते हैं जिनके अलॉन्ग आपकी प्लेट्स मूव करती हैं। क्लियर। तो सबसे पहला जो फॉल्ट है जो आपका है वो है हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, उसके बाद आपका है मेन बाउंड्री थ्रस्ट एंड देन यू हैव द मेन सेंट्रल थ्रस्ट। कैसे याद रखोगे, अगर मैं प्लेन्स पे खड़ी होकर देखूँ हिमालयाज को तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, फ्रंटल पार्ट आएगा, फिर एक बाउंड्री बनेगी और फिर हम सेंट्रल हिमालयाज की तरफ पहुँचेंगे। तो आपको सीक्वेंस गलत नहीं करना है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ इस तरीके से फॉल्ट है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट एंड द मेन सेंट्रल फॉल्ट। जो आपका हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है ये आपका लाया करता है इंडो गैंगेटिक प्लेन और आपके शिवालिक्स के बीच में, जबकि आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट है ये लाया करता है आपका शिवालिक्स के बीच में और आपके लेसर हिमालयाज के बीच में। मेन सेंट्रल फॉल्ट आपका लाया करता है हायर हिमालयाज और लेसर हिमालयाज के बीच में। सो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा कि इनकी पोजीशन क्या है। ओके, सो
साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग साइज्मिक गैप्स प्रेजेंट हैं हिमालयाज़ के अंदर। अब साइज्मिक गैप हो सकता है आपसे मेंस में डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि राइट अबाउट द साइज्मिक गैप्स ऑफ द हिमालयाज एंड हाउ इट बिकम अ थ्रेट टू द हिमालयन रीजन। सो साइज्मिक गैप्स वो सेक्शन, वो फॉल्ट तो हमें पता ही है कि फॉल्ट प्रेजेंट है, हमने फॉल्ट देख भी लिए कौन कौन से फॉल्ट प्रेजेंट है। आप हमारे पास हिमालयन बाउंड्री फॉल्ट है, आपके पास हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है आपके पास, उसके बाद हमारे पास आपका बाउंड्री फॉल्ट है और आपका फिर हमारे पास सेंट्रल फॉल्ट है। तो इन फॉल्ट्स में भी कुछ जो सेक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव सेक्शंस होते हैं और उनके पास पोटेंशियल होता है कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक। तो इन्हीं सेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, साइज्मिक गैप्स बोलते हैं। दीज आर दोज सेक्शंस ऑफ द फॉल्ट विच आर एक्टिव एंड कैन प्रोड्यूस द सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक। तो ऐसे एरियाज जहाँ पे अर्थक्वेक पेंडिंग है और अर्थक्वेक आने वाले टाइम में होंगे, और वो भी छोटे मोटे मैग्नीट्यूड के नहीं, मैग्नीट्यूड 8 या उससे ज़्यादा के होंगे, ऐसे 3 साइज्मिक गैप्स को नोटिस किया गया है। और ये साइज्मिक गैप्स को नोटिस किस बेस पे किया गया कि इससे पहले जो अर्थक्वेक आए हैं ना, उनके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि बीच वाले एरिया में अर्थक्वेक अभी आने बाकी हैं। 3 साइज्मिक गैप, कश्मीर गैप, असम गैप एंड द सेंट्रल गैप डिमार्केट किए गए हैं। कश्मीर गैप जो आपका है, वहाँ पे ऐसी प्रेडिक्शन है कि 2 मेजर अर्थक्वेक हमें फ्यूचर में फेस करने को मिलेंगे। असम में 3 बिग अर्थक्वेक पेंडिंग है और सेंट्रल गैप में हमारे 3 अर्थक्वेक पेंडिंग है। सो आपका कश्मीर गैप कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कश्मीर में आपका 2005 में एक अर्थक्वेक आया था और कांगड़ा अर्थक्वेक 1905, इन दोनों के बीच का जो ये गैप है इसको क्या बोलते हैं, आपका कश्मीर गैप है। दिस इज़ योर कश्मीर गैप। होपफुली ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद जो आपका कांगड़ा 1905 और जो नेपाल बिहार 1934 के अर्थक्वेक के बीच में जो ये एरिया लाई कर रहा है, जो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड द नेपाल वाला एरिया है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि आपके पोटेंशियल अर्थक्वेक फेस कर सकते हैं। तीसरा आपका गैप है ये असम गैप, ठीक है, जहाँ आपका नेपाल बिहार वाला जो आपका अर्थक्वेक आया था और अपर असम में 1950 में जो अर्थक्वेक आया था, उसके बीच के एरिया में ऐसा पोटेंशियल माना जा रहा है कि वहाँ पे अर्थक्वेक हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल क्वेश्चन है कि ये बन सकता है फ्यूचर में आपके मेंस पर्सपेक्टिव से। अब कंसर्न ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा रीजन है ये बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड रीजन है। यहाँ पे बहुत से डैम्स प्रेजेंट है, जैसे पौंग डैम, भाखड़ा डैम। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर दी गई है और पुअर कंस्ट्रक्शन हो रही है इस एरिया में, जिसकी वजह से ये इस एरिया को और ज़्यादा फ्रेजाइल और वल्नरेबल बना देती है। सिस्मिक गैप्स तो हैं ही और इसकी वजह से ये और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। अब एट द एंड हम दिल्ली की केस स्टडी देख लेते हैं कि दिल्ली में अर्थक्वेक्स इतने फेस क्यों करने पड़ते हैं। और ये आपको जब आप वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हो तब तो ये बताना ज़रूरी नहीं है। आप वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन में या तो आप टर्की का एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो या आप हिमालयाज़ यूज़ कर सकते हो। जब आप इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो आप हिमालयाज़ का एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हो और दिल्ली का भी स्पेशल केस दे सकते हो। तो दिल्ली के अंदर 3 फॉल्ट्स लाई करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो फॉल्ट मैं मार्क कर रही हूँ ये मुरादाबाद फॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट दिस वन इज़ योर मथुरा फॉल्ट, आप इसको साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स पे। एंड द थर्ड वन इज़ दी सोहना फॉल्ट, ठीक है। 3 फॉल्ट लाई करते हैं। फिर भी ऐसा क्यों है कि जो नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली है, यहाँ पे आपकी नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली है, नॉर्थ की दिल्ली है या फिर ईस्टर्न दिल्ली है, वो ज़्यादा अर्थक्वेक फेस करती है। फॉल्ट तो ये और ये भी है ना, सोहना फॉल्ट भी है और मथुरा फॉल्ट भी है, तो यहाँ पे अर्थक्वेक भी ज़्यादा होने चाहिए, पर यहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा होता है। इस वाले रीजन में अर्थक्वेक दिल्ली में ज़्यादा क्यों होता है? कारण ये है कि जो सोहना फॉल्ट और मथुरा फॉल्ट है, यहाँ के नीचे जो बेड रॉक लाई करता है, ये जो आपका बेड रॉक है ये आपका स्टेबल अरावली से बना है। स्टेबल अरावली की रॉक्स हैं इसके नीचे प्रेजेंट, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता भी है तो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाता। जबकि ये जो आपका पोर्शन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, नदर्न दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एंड द ईस्टर्न दिल्ली, यहाँ पे आपकी जो सॉयल है वो क्या होती है, आपकी फ्रेजाइल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है। बिकॉज रीज़न इसका है कि आपकी जो रिवर यहाँ से आपकी यमुना पास करती है, ओके तो अगर यमुना वहाँ से पास करेगी तो एरिया बिलो दिस रिवर वो क्या हो जाएगा, आपका अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर एरिया अनस्टेबल होगा तो अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा इसको हिट करेंगे। दिल्ली में मोस्टली 6 से ज़्यादा एम्पलीट्यूड का अर्थक्वेक आता ही आता है। और दिल्ली कौन से जोन में लाई करती है? जोन 4 ऑफ अर्थक्वेक के अंदर लाई करती है। हम आगे पढ़ेंगे, ओके। इसके अलावा दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सिस्मिकली एक्टिव हिमालय से, 200 किलोमीटर की ही दूरी पे है हिमालय से, तो वो भी दिल्ली की पोजीशन को और ज़्यादा थ्रेटन कर देता है। सो दिस यू कैन यूज़ एज अ केस स्टडी इन योर आंसर्स। Now coming back to the distribution of earthquake, where we started with we were discussing the mid continental belt, है ना, जिसमें हमने टर्की और हिमालयाज और दिल्ली का एग्जांपल पढ़ा। हम नेक्स्ट बेल्ट की तरफ जाते हैं जहाँ पे आपका वर्ल्ड में earthquake डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। दिस इज योर मिड एटलांटिक रिज बेल्ट। अब देखो ये आपका एटलांटिक ओशन है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका, यूरोप है, आपका अफ्रीका है, ये पूरी की पूरी आपकी ओशन की प्लेट है। नाउ आपकी ओशन की प्लेट एक दूसरे से क्या करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, ओके क्योंकि ये जो आपकी ये आपको ये समझ आएगा यहाँ से,
लाइक ये जो आपकी कॉन्टिनेंट की प्लेट्स थी ये इस साइड मूव कर रही थी, तो आपकी ओशन की प्लेट्स ये इससे जुड़ी हुई है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट और ओशन की प्लेट अलग अलग नहीं है, तो जो ओशन की प्लेट है ये इस तरफ मूव कर रही है। तो जब दोनों यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक गैप क्रिएट कर दिया ना, एक फॉल्ट सा क्रिएट कर दिया। अब इस फॉल्ट में क्या होता है कि नीचे की तरफ जो आपका मैग्मा प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, और मैग्मा यहाँ से बाहर आएगा तो क्या करेगा, माउंटेन्स बनाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, है ना। तो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो रिज लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब आपको शायद ये डायग्राम समझ आए कि यहाँ पे मिड अटलांटिक ओशन में जो ये रिजेस बनी हुई हैं वो किस वजह से बनी हुई है, क्योंकि दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रही हैं, तो इस वजह से नीचे से मैग्मा आता है और यहाँ पे आके लावा की फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाता है और रिजेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जहाँ पे ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से अपोजिट मूव कर रही हैं और ये मिड अटलांटिक के बिल्कुल मिड में जो रिज है, तो यहाँ पे आपके अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि डाइवर्जेंट मार्जिन्स हैं, वी विल कॉल इट एज द डाइवर्जेंट मार्जिन्स, एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं और रेट ऑफ मूवमेंट यहाँ पे स्लो होता है, इसीलिए यहाँ पे शेलो फोकस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा डीप आपका फोकस नहीं होता, शेलो फोकस होता है, और शेलो फोकस होता है तो मॉडरेट अर्थक्वेक आते हैं। तो आपके मिड अटलांटिक रिज के पास आपके मॉडरेट अर्थक्वेक आएंगे, जबकि आपकी सर्कम पैसिफिक बेल्ट के पास आपकी हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स आते हैं। फोर्थ आपका है इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। इंटरप्लेट मतलब दो प्लेट्स के कोलाइड करने की वजह से जो अर्थक्वेक आ रहा था वो था इंटरप्लेट। बट मान लो ये अफ्रीका की प्लेट के अंदर ही कुछ ऐसा हो जाए कि इसके अंदर अर्थक्वेक आने लग जाए, जैसा हो भी रहा है, ऐसा यहाँ से डिटैच हो रहा है ये इथोपिया वाले एरिया से, हो सकता है आने वाले टाइम में ये वाला हिस्सा अफ्रीका का अलग हो जाए। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक, मतलब विद इन द प्लेट व्हेन देयर इज एन मूवमेंट ऑफ द देयर इज सम काइंड ऑफ मूवमेंट, और उसकी वजह से क्या हुआ, आपका फ्रैक्चर या फॉल्ट क्रिएट हो, और फिर उस फ्रैक्चर और फॉल्ट के अलॉन्ग क्या हो, आपके अर्थक्वेक हो। सो मैंने क्या बोला कि इंट्राप्लेट अर्थक्वेक भी होता है, और इंट्राप्लेट अर्थक्वेक को यू कांट एक्सप्लेन द इंट्राप्लेट अर्थक्वेक विद द ओनली विद द हेल्प ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक्स से आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे और भी रीजंस होते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि जो आपका कोयना अर्थक्वेक था इंडिया के अंदर 1967 के अंदर, जिसके बाद एक्चुअली आपका जो जोनेशन है इंडिया के अर्थक्वेक की वो भी चेंज हो गई थी। तो ये था आपका सिस्मिकली स्टेबल एरिया कंसीडर किया जाता था जब तक यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आया था। बट ये जो अर्थक्वेक है वो रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक है, यहाँ पे कोयना डैम प्रेजेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आया, उसके मास की वजह से फॉल्ट क्रिएट हुए एंड देन इट ट्रिगर्ड दी अर्थक्वेक। तो 80% ऑफ ह्यूमन हाउसेज डिस्ट्रॉय हो गए थे। ऐसे ही यूएसए में मैड्रिड में अर्थक्वेक आया था, सेंट्रल मिसिसिपी, वहाँ पे रीज़न बताया जाता है कि फॉल्ट का एक रीज़न रहा। सो इस तरीके से फोर्थ आपका क्या हो सकता है, इंट्राप्लेट अर्थक्वेक भी हो सकता है। तो हमने क्या पढ़े हैं, टोटल वर्ल्ड का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने 4 तरीके से वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। सबसे पहला हमने पढ़ा सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जहाँ पे आपके अर्थक्वेक मिलेंगे आपको। दूसरा हमने पढ़ा था मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तीसरा हमने पढ़ा था मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। एंड फोर्थ आपका इंट्रा प्लेट। तो ये केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आपको वर्ल्ड के अंदर आपको अर्थक्वेक देखने को मिले। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, कि इंडिया में अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले ये जान लो कि इंडिया कहाँ लाया करता है, बताओ कौन सी बेल्ट के अंदर लाया करता है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ऑफ अर्थक्वेक के अंदर लाया करता है। तो ऐसे केस के अंदर इंडिया की जो 59% ऑफ लैंड है, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस फैक्ट, 59% ऑफ जो एरिया है इंडिया का वो सीवियर से मॉडरेट सिस्मिक हैजार्ड के अंदर आता है, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उसने 2002 के अंदर, उससे पहले क्या होते थे 5 जोन्स होते थे, बट अब क्या है सिर्फ 4 जोन्स हैं, जोन 2 to 5, ठीक है। तो उसने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसके बेसिस पे कि कितना डैमेज रिस्क है उसके बेसिस पे इंडिया को जोन्स में डिवाइड कर दिया है अर्थक्वेक के। सो जोन 5 इज़ दी वेरी हाई डैमेज रिस्क। आप मुझे बताइए कौन सा एरिया है। सबसे पहला है असम, हमने अभी डिस्कस भी किया था, मैंने आपको बताया अभी तक यहाँ पे साइज्मिक गैप है आपका, है ना, असम गैप जिसको बोलते हैं। तो असम कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट, मैंने सिक्किम को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। सिक्किम आपका जोन 5 में नहीं आता, ये सारी की सारी 7 सिस्टर आती है बट सिक्किम नहीं आता, ओके। सिक्किम किस में आता है आपका, सिक्किम जोन 4 के अंदर आता है। ये क्लियर हो गया। ये आपको हल्का फुल्का मैप ड्रॉ करके आना पड़ेगा रफ, जब भी आपको एग्जाम में आएगा। इसके अलावा आपका जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वो, यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश का एरिया, उत्तराखंड का एरिया, और सिर्फ आपका अपर जो नदन बिहार है वो, पूरा बिहार आपका बहुत ज़्यादा हाई हैजार्ड में नहीं आता, अपर नदन बिहार वो आता है। उसके बाद आपका इसके अलावा जो आपका एरिया आता है वो कच्छ वाला जो रीजन है, एक सेकेंड,
सो इसके अलावा जो आपका जो कच्छ का रीजन है वो भी क्या आता है, आपका जोन 5 के अंदर आता है, बहुत ज़्यादा हायर डैमेज। अब ये कच्छ वाला रीजन क्यों आता है, इसका मैं आपको एग्जांपल बता सकती हूँ। आपको ये पता है कि ये भुज के अंदर 2001 के अंदर बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग आपका अर्थक्वेक आया था। उसका रीज़न ये था क्योंकि यहाँ वाले एरिया के अंदर, कच्छ वाले एरिया के अंदर, और पहली बात तो आपकी जो जियोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, बिकॉज वहाँ पे सॉइल बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में नहीं है और आपका मार्शी सा एरिया है। दूसरी बात, यहाँ पे आपके फॉल्स प्रेजेंट हैं, तो भुज के अंदर 2 फॉल्स प्रेजेंट थे। और दूसरी बात, यहाँ से सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हो रही होती है इंडियन ओशन के अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर पर ईयर, है ना, जिसकी वजह से क्या हो गया था, भुज के अंदर बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था। 90% ऑफ भुज, 60% ऑफ राजकोट एंड 50% ऑफ अहमदाबाद की जो आपकी बिल्डिंग्स थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ऐसा देखते ही आ रहे हैं कि गुजरात के अंदर हर 30 साल के बाद एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक हिट करता है। भुज अर्थक्वेक 2001 से पहले बरोच अर्थक्वेक था 1970s का, उससे पहले द्वारका अर्थक्वेक 1940s में आया था। सो ना कि सिर्फ हिमालयन रीजन, बल्कि आपका यहाँ पे भुज वाला जो ये आपका कच्छ वाला रीजन है, ये भी आपका जोन 5 के अंदर आता है। इसके अलावा जो आपका अंडमान एंड निकोबार है वो भी जोन 5 के अंदर आता है। रीजन बीइंग क्योंकि ये इंटरप्लेट बाउंड्री, 2 बाउंड्रीज के पॉइंट पे लाई करता है, और अगर 2 बाउंड्रीज के पॉइंट पे लाई करेगा तो हमें पता है कि वो अर्थक्वेक प्रोन हो जाएगा। समझ आ गई बात। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जोन 4 के बारे में। जोन 4 में आपका लाई करेगा आपका कंप्लीटली ये जो नॉर्थ ईस्ट ये जो आपका नदर्न हिमालयन वाला रीजन है वो लाई करता है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल और यहाँ से महाराष्ट्र का पार्ट। जोन 3 एंड जोन 4 मॉडरेट एंड लो डैमेज होता है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम से। कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं एक एक को बोलूँ कि हाँ यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे हरियाणा है। यू कैन सी एंड यू कैन हैव एन आइडिया कि कौन कौन से जोन 3 एंड जोन 2 के अंदर आते हैं। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक। फाइनली जब हमने ये देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अर्थक्वेक का, और हमने ये भी देख लिया है कि किस तरीके से क्या क्या वो कॉन्सिक्वेंसेस कॉज करता है, तो अब हमें पढ़ना चाहिए कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे इस डिजास्टर को। सो डिजास्टर मैंने अगर ये पॉइंट मान लिया है तो उससे पहले प्री डिजास्टर मुझे कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि डिजास्टर हो गया उसी के बाद मैं सो के जागूँ, उससे पहले आप कुछ स्टेप्स लेते हैं और कुछ स्टेप्स उसके बाद लेते हैं। तो 2 आपका सेगमेंट्स हो गए। एक हो गया आपका प्री डिजास्टर फेज हो गया एंड योर अनदर इज दी पोस्ट डिजास्टर फेज। तो 2 फेजेस में हम आपका डिजास्टर मैनेजमेंट कवर करेंगे, ठीक है। अब मैं तो इसी साइकिल से आपको पढ़ाऊंगी कि ये साइकिल क्या होती है डिजास्टर मैनेजमेंट की, प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर। बट सम टाइम यूपीएससी में आस्क यू कि राइट डाउन और डिस्क्राइब अबाउट दी स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स, ठीक है, जो भी आपको लेने होंगे फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ अर्थक्वेक। तो उसमें पैनिक नहीं करना है कि स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल क्या है, यही साइकिल से आपको पॉइंट्स एग्रीगेट करने हैं। दिस विल बी योर ओन वर्क, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल का मैं मतलब समझा देती हूँ आपको और नॉन स्ट्रक्चरल का समझा देती हूँ। स्ट्रक्चरल वो एक्टिविटीज़ होंगी जहाँ पे हम किसी भी तरीके की फिजिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं, वेयर वी डू द फिजिकल कंस्ट्रक्शन, ताकि कि हम रिड्यूस कर सके इम्पैक्ट किसी भी हैजार्ड का, ठीक है। मतलब इसके केस में जब हम स्ट्रक्चरल की अगर मैं बात करूँ कि बिल्डिंग्स की रिट्रोफिटिंग करते ना, एक एग्जांपल हुआ। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स वो मेजर्स होते हैं जिसके अंदर हम कोई फिजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं करते, ठीक है, बल्कि हम कुछ मेजर्स लेते हैं, जैसे कि हम यूज़ करते हैं नॉलेज को यूज़ करा, कुछ प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं, हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कॉपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट से डील कर सकें, अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑल दीज आर द नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आर द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, ताकि कि हम अर्थक्वेक का इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब जब हम इसको पूरी साइकिल को पढ़ेंगे तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि विच वन इज द स्ट्रक्चरल एंड विच वन इज नॉन स्ट्रक्चरल मेजर। ओके, सो आपके जब डिजास्टर होना है उससे पहले, डिजास्टर से पहले तो आपके जो प्री डिजास्टर जो भी हमारे स्टेप्स होंगे उसको बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, कि हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं डिजास्टर से लड़ने के लिए। तो उसमें आप प्रिवेंशन, मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस 3 स्टेजेस होती हैं। प्रिपेयर्डनेस पे आप पूरी तरीके से जानकारी लेते हो कि हाँ भाई अर्थक्वेक होगा कहाँ, कैसे आएगा, अलार्मिंग सिस्टम उसका टाइमली मैं देख लूँ, वो सब। प्रिवेंशन और मिटिगेशन, ये 2 ऐसे स्टेप्स है। प्रिवेंशन में तो है कि आप होने ही नहीं दो, मतलब आप ऐसा कुछ करो कि अर्थक्वेक आपको इम्पैक्ट बिल्कुल ही ना करे। मिटिगेशन में होता है इम्पैक्ट तो करेगा बट रिड्यूस कर दें आप उसका इम्पैक्ट, ठीक है। तो जैसे प्रिवेंशन का मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं कि आप ऐसे एरियाज़ में घर ही मत बनाइए ना जो अर्थक्वेक जोन के अंदर लाया करते हैं। तो अगर अर्थक्वेक जोन के अंदर लाया करने वाले एरियाज़ के अंदर आप घर ही नहीं बनाएंगे, बिल्डिंग्स ही नहीं क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली अर्थक्वेक आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपने प्रिवेंट ही कर दिया डिजास्टर होने से। सिमिलर, लेकिन मिटिगेशन में आपने क्या करा कि आपने अर्थक्वेक जोन के अंदर घर तो बनाया बट उसको ऐसे स्ट्रक्चर से बनाया कि अर्थक्वेक उसको इम्पैक्ट ना करे, आपने उसका इम्पैक्ट को रिड्यूस कर दिया। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। एंड थर्ड इज द प्रिपेयर्डनेस। अब जब भी डिजास्टर हैपन होगा उसके बाद रिस्पॉन्स होता है, एक इमीडिएट रिलीफ रिस्पॉन्स के लिए आपकी
टीम आती है, एनडीआरएफ की टीम आती है, इमीडिएट रिस्पांस होता है, फिर आप एरिया को कम्प्लीटली असेस करते हो, असेस करने के बेस पे कि भाई वहाँ पे कितना क्या डैमेज हुआ है, फिर आप रिहैबिलिटेशन के प्रोग्राम चलाते हो और रिकंस्ट्रक्ट करते हो। तो ये एक साइकिल है, फ्लो डायग्राम, जो आप दे के आ सकते हैं। सो प्री डिजास्टर के जो आपका केस है, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। अर्थक्वेक में हम स्पेशली क्या ध्यान रखेंगे? प्रिपेयर्डनेस, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। स्पेसिफिकली हर एक का आपको बता क्या है। जैसे कि अर्थक्वेक के केस में हम पहले हैजार्ड को एनालाइज कर लेते हैं कि डिजास्टर का मतलब होता है कि आपकी कुछ ना कुछ अनयूजुअल एक्सट्रीम एक्टिविटी हुई है, बट वो हैजार्ड तब बनता है जब उसने कोई इंपैक्ट कॉज किया है। तो हम हैजार्ड एनालिसिस के अंदर हम डैमेज को मेजर करते हैं कि कितना डैमेज होगा। इसके लिए ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया था चार्ट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। वल्नरेबिलिटी मैपिंग, हैजार्ड एनालिसिस वल्नरेबिलिटी मैपिंग से डिफर होती है। कई एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वीकर सेक्शन की, या फिर फीमेल की, या फिर कुछ और, ठीक है। तो वो क्या बना देती है, उन एरियाज़ को मोर वल्नरेबल बना देती है। मान लो एक ए एरिया है, एक बी एरिया है। बी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पुअर और ये सब एरिया है, दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग है, वेल टू डू है, दोनों ही अर्थक्वेक जोन के अंदर लाई करते हैं। तो ज़्यादा वल्नरेबल कौन सा एरिया हुआ? बी वाला एरिया हुआ। तो हमें हैजार्ड एनालिसिस, हैजार्ड मैपिंग के साथ साथ वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी करनी चाहिए, ताकि कि हम पहले इनको एड कर सकें, इनको ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। वल्नरेबिलिटी मैपिंग के अंदर हम रिटर्न पीरियड की बात भी करते हैं कि अर्थक्वेक कितने टाइम बाद रिटर्न करेगा, ये हम आइडिया लगाते हैं उसके मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी से, ओके। नेक्स्ट इज़ द प्रिडिक्शन। ये भी प्रिपेयर्डनेस का ही पार्ट है। जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको प्रिपेयर्डनेस में ही आता है कि आप उसको बेटर तरीके से प्रिडिक्ट कर सकें। बट अर्थक्वेक एक सडन मूवमेंट होता है, तो इसको प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है एक्यूरेटली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट स्टिल आपके पास क्या होते हैं? मॉनिटरिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया के अंदर नेशनल सेंटर फॉर सिज्मोलॉजी है, जो नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंडर आती है, जो इसको प्रिडिक्ट करने का काम करती है। और प्रिडिक्ट करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि इन सम केसेस देयर इज़ अ अर्ली वार्निंग सिस्टम भी हो सकता है, जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम की जो सर्विसेज है अर्थक्वेक के केस में, वो चेन्नई जो CSIR के अंडर एक इंस्टीट्यूट आता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, वो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया क्विक करके एक ऐप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है, ताकि कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन लोगों को अर्थक्वेक के रिगार्डिंग दे सके। ये जो मैं बोनस पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इट विल हेल्प यू टू गेट मार्क्स, सो मेंशन दीज थिंग्स। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंडर ये वाली बॉडी है, या फिर लाइक दिस, है ना, वल्नरेबिलिटी मैपिंग के बारे में बताना। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से ही आपको बता के आना। ओके, सो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जब हमने उसको प्रिपेयर्डनेस हमने देख लिया, अब हम प्रिवेंशन और मिटिगेशन के बारे में देखते हैं। तो प्रिवेंशन क्या बोलती है कि आप ऐसे एरियाज़ के अंदर ह्यूमन सेटलमेंट ना करें जहाँ पे हाई अर्थक्वेक जोन्स हो। ऐसे एरियाज़ के अंदर हाई रेजिंग बिल्डिंग्स तो ऊँची इमारतें तो बनाए ना अर्थक्वेक वाले जोन के अंदर, ठीक है। अंडरग्राउंड माइनिंग ना करें ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा हो सकता है, उससे लार्ज कैविटीज़ क्रिएट होंगी, अर्थक्वेक ट्रिगर होंगे। बहुत ज़्यादा लार्ज डैम्स ना कंस्ट्रक्ट करें हाई सिस्मिक जोन्स के अंदर। कम्युनिटी की अवेयरनेस को इंक्रीज़ करें ट्रेनिंग से, मॉक ड्रिलिंग से, कैपेसिटी से, और लोगों को बताएं कि हाँ ड्रॉप, कवर एंड होल्ड लाइक थिंग्स होती हैं जो कैजुअलिटीज़ को डिक्रीज़ कर देती हैं। ये ट्रेनिंग का ही पार्ट आ जाता है। तो दिस इज़ दी थिंग यू डू फॉर द प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज़ योर मिटिगेशन। मिटिगेट कैसे करोगे आप? देखो, मिटिगेट करने के लिए NDMA की गाइडलाइंस दो स्ट्रैटेजीज, दो पिलर्स से 6 पिलर्स की बात करते हैं, उनमें से 2 यही है कि आपको एक रिट्रोफिटिंग पे ध्यान देना है, एंड दूसरा आपको रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। ओके, सो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर मतलब ये नए की बात कर रहे हैं। नई जो आप बिल्डिंग्स बना रहे हो वो इन्हें ऐसा बनाइए कि जो अर्थक्वेक से हिट हो ही ना सके, यानी अर्थक्वेक उनको बहुत ज़्यादा डैमेज ना कर सके। इसलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आपका नेशनल बिल्डिंग कोड्स 2005 लेके आता है। RBI ये बोलता है बैंक्स को कि आप लोन नहीं दोगे ऐसी बिल्डिंग्स को जो इनको फॉलो ना करें, इन रूल्स को फॉलो ना करें। सॉयल टाइप का एनालिसिस भी किया जाता है कंस्ट्रक्शन के पहले, कि अगर आपकी सॉफ्ट सॉयल है तो आप उसको वहाँ पे एनकरेज नहीं करते कंस्ट्रक्शन में, जबकि नियर रिवर्स भी आप एनकरेज उसको नहीं करेंगे। तो इस ऑल दीज थिंग्स कि आप पहले ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाएं। बट क्या हो अगर कोई बिल्डिंग पहले ही बन चुकी है अब, लेकिन अर्थक्वेक जोन के अंदर लाई कर रही है, तो उसको कैसे सही किया जा सकता है? अब सारा डिस्ट्रक्ट करके तो सारा न्यू कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए एक टेक्निक होती है रिट्रोफिटिंग। रिट्रोफिटिंग का मतलब होता है जो ओल्ड आपके बिल्डिंग्स हैं उसको आप स्ट्रेंथन कर दें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक बिल्डिंग मटेरियल एंड टेक प्रमोशन काउंसिल है, ये इसका टेक केयर करती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल रिट्रोफिटिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया था 2014 के अंदर, होम मिनिस्ट्री, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ही डिजास्टर मैनेजमेंट के को देखती है, तो ये इसके अंदर आएगा। तो ये वाली चीज़ें जो हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स के अंदर आती हैं, एंड यू हैव टू मेंशन अबाउट नेशनल रिट्रोफिटिंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 2014। अब बेसिकली कुछ एक दो में ये सारी नहीं याद रखनी, 1-2 रिट्रोफिटिंग टेक्निक्स। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, स्ट्रक्चरल आप वो क्या लोगे, तो आप बता सकते हो कि हाँ रिट्रोफिटिंग की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि सिस्मिक डैमेज से बचाना, स्ट्रक्चर में कोई क्रैक है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लोड। कई बार क्या होता है बिल्डिंग इतने ही लोगों के लिए बनाई होती है, टाइम के साथ उसको बढ़ा देते हैं, एक्सेसिव लोड बिल्डिंग सहन नहीं कर पाएगी, तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है। एरर इन डिज़ाइन, तो उन सब केसेस का सॉल्यूशन है रिट्रोफिटिंग, जिसमें हम जैकेटिंग मेथड्स या फिर डिफरेंट मेथड 1-2 कोई भी याद कर लेना, मास रिडक्शन टेक्निक्स, ये हम यूज़ करते हैं।
ओके अब हमें ये रिट्रोफिटिंग वगैरह क्यों करनी है? क्या सच्ची में अगर मैं बिल्डिंग्स को इतना वो बना लूँ रेजिलेंट, कि क्या अर्थक्वेक उन्हें ख़राब नहीं कर पाएगा? क्या पता अर्थक्वेक कर दे। एक डाटा के अकॉर्डिंग अर्थक्वेक सेम मैग्नीट्यूड का इंडिया और यूएसए फेस कर रहे हैं, इंडिया, यूएसए एंड जापान, बट इंडिया के अंदर ज़्यादा डेथ हो रही है यूएसए और जापान से। कारण ये है कि यूएसए और जापान की बिल्डिंग्स अच्छी है, इंडिया की बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं। ईस्टर्न दिल्ली की अगर बात करूँ तो वहाँ तो बिल्डिंग बहुत ही अनसेफ है, इन्फीरियर कंस्ट्रक्शन मटीरियल यूज़ करते हैं। इसी वजह से 2017 के अंदर 4 स्टोरीड बिल्डिंग लक्ष्मी नगर के अंदर कोलैप्स कर गई थी। वैसे भी बहुत सारे एरियाज़ के अंदर कोलैप्स कर जाती हैं। ओके, सो पोस्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट हमारी क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे? तो पोस्ट डिज़ास्टर, जैसे डिज़ास्टर होने के बाद आपका एकदम से जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है वो एनडीआरएफ की टीम होती है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, उसको रेस्क्यू करती है। उसके बाद कॉर्पोरेशन, एनजीओज़ का, सिविल सोसाइटीज़ का और कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट करती है। असेसमेंट करते हो आप डैमेज की, रीहैब कराते हो, रिकंस्ट्रक्ट करते हो, बिल्ड बैक बेटर। दिस इज़ योर की वर्ड विच यू विल यूज़, है ना, कि आपको दोबारा से बनाना है बट बेटर बनाना है। ऐसा नहीं कि बस दोबारा से बना देना है, बिल्ड बैक नहीं है, बिल्ड बैक बेटर। बट ठीक है, इतना सब कुछ अच्छा है तो फिर अर्थक्वेक से डैमेज नहीं होना चाहिए। क्या चैलेंजेस हैं अर्थक्वेक के डिजास्टर मैनेजमेंट में? वो मेनली ये है कि हिली एरियाज़ के अंदर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ यही होते हैं, और वहाँ पे रिट्रोफिटिंग बहुत डिफिकल्ट है और कॉस्टली एक प्रोग्राम हो जाता है। हमारे पास इतनी मैन पावर भी नहीं है जो ट्रेंड है अर्थक्वेक रेजिलेंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए। हमारे पास कोई अच्छा फॉर्मल सिस्टम भी नहीं है जो लाइसेंस कर सके स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को ऐसी बिल्डिंग्स बनाने के लिए। फंड मोबिलाइजेशन हमेशा से ये एक इशू रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे, कोई सिंक्रोनस काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती, रिस्पांस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। जैसे कि उत्तराखंड फ्लड में हमने देखा था कि रिस्पांस की कोऑर्डिनेशन की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स हुए। ठीक है, तो इन सब का वे फॉरवर्ड क्या रहेगा कि आपको एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है उनको लेटर और स्पिरिट दोनों में फॉलो किया जाए। स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाए हर एक जोन के अंदर, ठीक है, रिगार्डिंग दी अर्थक्वेक। टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाए उन लोगों को जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाते हैं, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसी बिल्डिंग्स को बनवाएं। सिंगल पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट होना चाहिए रिस्पांस के टाइम पे, ताकि कि जो ये होच पोच होती है, मिसमैनेजमेंट होती है, वो ना हो। हमें पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ को भी एम्पावर करना चाहिए, और डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि कि हम बेटर तरीके से डिज़ास्टर को मैनेज कर सकें। प्रीवियस ईयर से 3 क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम काफ़ी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, देखते हैं कि हम इनको समझ पाते हैं या नहीं, अटेम्प्ट कर लेंगे या नहीं। पहला क्वेश्चन बोलता है, वाई द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम लोकेटेड अलॉन्ग द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट है, उसके मार्जिन्स पे ही फोल्ड माउंटेन्स क्यों हैं? ओके, तो वैसे तो हमने फोल्ड माउंटेन पर्टिकुलरली नहीं पढ़ा है तो ये आप नहीं कर पाओगे, बट अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक करी है तो आप कर सकते हो। फिर बोलता है कि एसोसिएशन बताइए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन का और अर्थक्वेक का। तो होपफुली आप सेकेंड पार्ट तो फॉर श्योर इसका अटेम्प्ट कर पाओगे। वैसे फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी है। हालांकि मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझाया भी है कि कैसे फोल्ड माउंटेन, जब कॉन्टिनेंट आपका कोलाइड करता है तो वहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, और जिन एरियाज़ पे फोल्ड माउंटेन क्रिएट होते हैं वहाँ पे आपके अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज भी क्रिएट होते हैं। सो ट्राई अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, ये आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, और जिस तरीके से हमने अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन देखा, दोनों को कंसिडरेशन में रख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अपीयर्स टू हैव इंक्रीज्ड। फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक की इंक्रीज कर गई है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ओके, हाउएवर द इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर द मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट्स हैज सिग्निफिकेंट गैप। प्रिपेयर्डनेस में गैप्स हैं, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, होपफुली अब आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करेंगे, कुछ आप ये बताएंगे कि क्या क्या आपका इंडिया में कितना एरिया अर्थक्वेक प्रोन है, मतलब इंडिया की आप कंडीशन बताओ पहले तो अर्थक्वेक से रिलेटेड। सेकंड पार्ट में आप मिटिगेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें प्रिपेयर्डनेस क्या होती है, मिटिगेशन क्या होती है, वो तो बताना ही है। इन्होंने पूछा है कि सिग्निफिकेंट गैप्स क्या हैं, तो हमें चैलेंजेस भी साथ साथ हाईलाइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, डिस्कस अबाउट दी वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया अर्थक्वेक रिलेटेड टू द हैजार्ड। सेम यही, ये जो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया और 2021 में जो पूछा गया है, फिर से सेम बात नहीं पूछ रहा फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। गिव द एग्जाम्पल्स, आपको एग्जाम्पल देने हैं, इंक्लूडिंग द सेलियंट फीचर्स ऑफ मेजर डिजास्टर कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स। अब मुझे बताओ, जो मैंने केस स्टडीज़ कराई थी आपको इतनी वेरियस आगे पीछे से शुरू करके, क्या वो यहाँ पे हेल्पफुल नहीं है? अगर आपको ये नहीं पता होता लास्ट 3 डिकेड में क्या क्या अर्थक्वेक आए, आप बस रिसेंट का एक करके चले जाते या बिना ही केस स्टडीज़ के बस वैसे पढ़ के चले जाते, तो क्या आप ये क्वेश्चन हॉलिस्टिकली अटेम्प्ट कर पाते? नहीं कर पाते ना, उतनी अच्छे कंपैरेटिवली नहीं कर पाते। तो इसीलिए केस स्टडीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू डू दैट। ये भी क्वेश्चन आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो ट्राई अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। So in today's class, we learned a lot about the disaster management of earthquake in detail.
and also we have gone through some interesting case studies. In the end, I left you with the previous year questions which I want you to attempt first. Later, of course, हम इसे अपनी मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज के साथ जरूर डिस्कस करेंगे अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो. Other than this, if you want to stay updated and want the PDF to it, you can join our Telegram channel. Description में उसका लिंक आपको दिया गया है. But in the end, as usual, I want you to suggest one thing. First, understand a topic, then learn it, revise it, and in the end, make summaries to it because consolidation is the key to success in UPSC. ये आपको realize होगा मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी. So stay tuned and keep learning.